एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 15 महिला सदस्य थी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। यहाँ पूछा है संविधान सभा दिया गया है, ठीक है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये गठन कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे, कैबिनेट मिशन जो भारत आई थी, इसमें कुल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में पहला जो हमारा सदस्य हुआ था, ये कौन था, ये था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन का पहला सदस्य कौन था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। इसमें दूसरा सदस्य था पैथिक लॉरेंस, और तीसरा जो सदस्य है वो है एबी अलेक्जेंडर। तो ये जो कैबिनेट मिशन था, जिसने, ठीक है, संविधान सभा को निर्मित करने का या संविधान सभा के गठन की बात कही थी, तो इस कैबिनेट मिशन के ये 3 सदस्य थे। अगर देखा जाए तो संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा में 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। एक अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये केवल 2 दिन तक रहे थे। इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो हमारे अस्थायी सदस्य हुए वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे अस्थायी सदस्य बने और अस्थायी कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस। बात करें हम अपना, एक ऑप्शन है हमारा यहाँ पे दिया है 7। तो देखा जाए तो इस संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, वो प्रारूप समिति में कुल सदस्य की संख्या थी 7। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। ये अध्यक्ष सहित कुल इसमें कितने थे, 7 सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य या अन्य सदस्य पूछता है, तो अन्य सदस्य 6 थे। और अगर अध्यक्ष को लेंगे तो अध्यक्ष को लेके पूरा कितने हो जाएंगे, 7 सदस्य। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो जो श्वेत क्रांति था ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध उत्पादन, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। इसके जो है जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब आते हैं कुछ हम अपने अलग ऑप्शंस को देखते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको माना जाता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक माना जाता है, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को देखा जाए तो एमएस स्वामीनाथन जो थे, ठीक है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, इनके नाम पर, ठीक है, इनके नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एक कृषि पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बोरलॉग पुरस्कार। तो ये जो है, जो हरित क्रांति भारत में आई थी, तो हरित क्रांति भारत में आई थी 1966-67 के समय में। 1966 और 1967 के समय में भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था वो हुआ था गेहूं पे। ठीक है, गेहूं में इसका बहुत ज्यादा उत्पादन देखने को मिला था। इसका सबसे बढ़िया असर पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर। ठीक है, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोकसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, आप इसको याद रखिएगा। सरला, सरला का मतलब है संसद, इनका संक्षिप्त रूप लिखा गया है। आर का मतलब, र का मतलब है राज्यसभा, और ला का मतलब है लोकसभा। संसद जो है वो अनुच्छेद 79 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का गठन जो बात करें तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है, और लोकसभा के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 81 के तहत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, एक है हमारा राज्यसभा, लोकसभा और है राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो संसद के बाद यहाँ पे एक आपके पास एक अनुच्छेद है, यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कभी भी हमारा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होता है किसी भी अधिनियम को लेकर, तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, इसमें 2 लोगों पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है। 2 कौन है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ठीक है, अवध का अंतिम नवाब जो है ये वाजिद अली शाह हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अवध की, तो अवध की जो स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा की गई थी, ये घोषणा किया था सादत खान ने। ठीक है, और यहाँ पे अवध को सन 1856 में कुशासन के आधार पर डलहौजी ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अवध को कैसे मिलाया गया था। तो अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये वाजिद अली शाह जो हैं, इनकी पत्नी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा हजरत बेगम महल। जो हजरत महल थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, लखनऊ की ओर से क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो हजरत महल की जो है, इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु नेपाल में हुई थी। ये जो आपका एनालिसिस है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये वाजिद अली शाह वही हैं जिन्होंने यूपी में कथक नृत्य, आप लोगों ने सुना होगा, तो कथक नृत्य का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। कथक नृत्य का जनक इन्हीं को ही कहा जाता है, वाजिद अली शाह को। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हो सकता है कि अगर आपका एनालिसिस समझ में आए, ठीक, तो आप लाइक करिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन की बात करें तो कृषि और पशुपालन की बात जो है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई है, जो कि हमारा भाग 4 है। ठीक है,
इसमें आप देखेंगे तो ये जो अनुच्छेद 48 दिया गया है, ये अनुच्छेद 48 संबंधित है कृषि और पशुपालन संगठन से। अन्य ऑप्शन से बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार से। और वो भी मौलिक अधिकार में कौन सा है? मौलिक अधिकार में आप लोग जानते होंगे तो एक अधिकार दिया गया है अनुसूचित जनजाति जो है यानी एसटी के हितों के संरक्षण की बात की गई है। एसटी के हितों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद 84 जो है ये लोकसभा राज्यसभा के ना इनमें जो सदस्य होते हैं यानी संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करता है। संसद में अभी आपको बताया गया था कि संसद में जो दो इसके 3 अंग हैं उसमें एक है हमारा राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा और लोकसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत निम्न में से किस देश के साथ सुंदरबन डेल्टा की सीमा को साझा करता है? तो जो सुंदरबन डेल्टा है ये है हमारा भारत और बांग्लादेश के सीमा पर। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर सुंदरबन डेल्टा है। यह सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना गया है। यह सुंदरबन डेल्टा कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। और भारत के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, एक आपका चीन है। चीन जो है ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही साथ भूटान भी जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था बीएसएफ में कि नेपाल में भारत के साथ नेपाल कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? तो ये है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबा सीमा जो है वो है भारत की बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। अन्य ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये गुजरात में हमारा गिर अभ्यारण्य है, जिसमें कि यहाँ पर ये एक तरह का टाइगर रिजर्व भी है। एशियाई लायन यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमारा सिमलीपाल है, सिमलीपाल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर रिजर्व करते हैं। टाइगर स्टेट से टाइगर स्टेट कहते हैं इसको। ये हमारा जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर जो है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर की बात करें तो सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सन 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बोरलाग पुरस्कार जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार नॉर्मन बोरलाग के सम्मान में रखा गया है, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। ये नॉर्मन बोरलाग के सम्मान में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये जो है नॉर्मन बोरलाग ये माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक।